Um, I can you hear me? I can hear you. अ, किंशुक आप दिख भी रहे हैं। मैंने अभी एक और डिवाइस पे टेस्ट किया। आप मुझे सुन सकते हैं ठीक ठाक? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी सारे लोग भी जुड़ गए हैं। तो नमस्कार, आदाब और सतरंगी सलाम। आपका स्वागत है आज के इंस्टा लाइव में, जिसका हमने नाम रखा है हिंदी लोक नृत्य में क्यूर आहट। और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, प्राइड मंथ कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है। और इस पूरे महीने जो ये प्लेटफॉर्म है कविताएं, इस पर गर्वोत्सव मनाया गया है। और रंगते के नाम से रंगते के पीछे ये सोच है कि जो एक क्लियर ढंग से दुनिया को देखने और महसूस करने की प्रैक्टिस है, उस पर हम ज्यादा से ज्यादा चिंतन करें। और खासकर हिंदी साहित्य परिसर में क्वेयर उपस्थिति को सेलिब्रेट करें, और साथ में सेलिब्रेट ना करें उसे, उसे बहुत गौर से समझें भी कि वो क्या है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं, किंशुक गुप्ता। और सिर्फ लेखक कहना इन्हें ठीक नहीं होगा क्योंकि इन्होंने जो काम किया है उसकी लिस्ट खत्म ही नहीं होती है। और आई बिलीव ये बहुत यंग राइटर भी हैं। आप 24 के हैं शायद। तो बहुत ही कम उम्र में इन्होंने एक डॉक्टर भी हैं, कवि भी हैं, साथ में पत्रकार भी हैं और ट्रांसलेटर भी। इससे बेहतर कौन हो सकता है अलग अलग आइडेंटिटीज के बारे में बात। कैसे, जैसा कि हम कहते हैं क्यूरनेस के संदर्भ में, कि कैसे एक ही दुनिया में साथ साथ बहुत सारी दुनिया समाती हैं। तो इस चीज के बारे में बात करने के लिए इनसे कौन बेहतर हो सकता है। और इनको गुप्ता को कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और खासकर उनकी जो वाणी प्रकाशक द्वारा छपी किताब है, उसको बहुत प्रशंसा मिली है, जिसके बारे में हम कुछ टाइटल भी आप देखिए कितना मुश्किल है कि कोई दरवाजा, ये 2022 23 में छपी है। बारे में हम अभी बात शुरू करते हैं कि ये जो शीर्षक है आज के इंस्टा लाइव का, हिंदी लोक नृत्य में क्यूर आहट, इस पे आप किस हद तक सहमत हैं? हिंदी साहित्य और हिंदी पब्लिक स्फीयर में क्या क्यूरनेस की सिर्फ आहट ही है? और आई ना, बीच बीच में आपका वॉइस जो है वो ब्रेक हो रही है। बीच बीच में मैं आपको पूरी तरह से आपका सवाल नहीं सुन पाया। ओके, अभी के लिए मैं रिपीट करती हूँ और मैं अपना नेटवर्क बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो हमारा शीर्षक है हिंदी लोक नृत्य में क्वेयर आहट, आप इससे क्या आपको लगता है कि वाकई में क्वेयर आहट ही है? और ये क्वेयर उपस्थिति हिंदी साहित्य के स्फेयर में, पब्लिक स्फेयर में खासकर किस रफ्तार से आ रही है? अब क्लियर है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल, आपकी आवाज में हल्का सा ब्रेक जरूर है, लेकिन मैं सुन पा रहा हूँ। अम शुक्रिया आयना, शुक्रिया कविताएं। मैं देख रहा था कि किस तरह से आपने पूरा प्राइड मंथ यानी गर्वोत्सव मनाया। अम हिंदी साहित्य में तो क्वियर आहट ही है, और शायद आहट से भी कम ही है। अम, अम, अ, बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो इस समय हमारे पास हैं। अगर मैं गद्य की बात करूं, कविता में जरूर कुछ लोग बहुत समय से कुछ कुछ कविताएं लिख रहे हैं, क्वियर विमर्श की कविताएं, लेकिन वो भी बहुत कम है। और गद्य की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही छिटपुट है। ये हमेशा ही बहुत हैरानी का सबब रहा है मेरे लिए कि मेरी किताब जो 2023 में आती है, जबकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। उस वो पहली किताब ऐसी बनती है जो कि मॉडर्न पहली किताब बनती है। उससे पहले जरूर चॉकलेट का जिक्र आता है और कुछ और नॉवेल्स का जिक्र आता है। तो आहट तो है, लेकिन उससे पहले एक बात
हम आगे की बात करें उससे पहले एक बात पे जरूर फोकस करना चाहूंगा, वो क्वियर लिटरेचर की बात है। तो क्वियर लिटरेचर के दो अंडरस्टैंडिंग हमें अलग अलग रख के समझनी चाहिए। पहली अंडरस्टैंडिंग ये है कि एलजीबीटीक्यू लिटरेचर अपने आप में एक बजवर्ड की तरह से यूज हो रहा है आजकल। और अमूमन हम ऐसा सुनते हैं कि लोग कह रहे हैं कि कितना ज्यादा इस बात पर फोकस किया जा रहा है, कितना ज्यादा इस बात पर जोर दिया जा रहा है। जब मेरी किताब आई थी तब भी लोगों ने यही सब बातें कही थी। पहली बात तो ये कि वैसा लिटरेचर हिंदी और इंग्लिश, अगर आप इंडियन लिटरेचर की बात करें तो वहां पर बहुत कम है। अभी मैं कुछ चीजों का जिक्र भी करूंगा टू गिव अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। लेकिन वो एलजीबीटीक्यू लिटरेचर का जो लेबल है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्वियर आइडेंटिटी के हैं, लेकिन उनके पास, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी ही जानते हैं, वो इंग्लिश नहीं समझ सकते। अब ऐसे लोगों के लिए एक लिटरेचर होना इसलिए जरूरी है ताकि वो अपने आप को देख पाए उस लिटरेचर में, और वहां से जो एक लोनलीनेस है उनकी, एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस, उसे उसको कहीं ना कहीं कम कर पाए, और कहीं ना कहीं उन्हें रोल मॉडल्स मिले बढ़ने के लिए, आगे आगे चलने के लिए। एक बात और इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम और किसी मार्जिनलाइज्ड लिटरेचर की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि क्रिश जिस तरह से दलित या विमेन या मुस्लिम, आप कभी भी देखेंगे तो जब ये लोग बड़े हो रहे होते हैं तो इनके साथ अपने ही लोगों का एक पूरा समाज है। दलितों के साथ पूरी दलित फैमिली है, मुस्लिम्स के साथ मुस्लिम फैमिली है, लेकिन एक होमोसेक्सुअल इन व्यक्ति के साथ पूरी हेटेरोसेक्सुअल फैमिली है। तो वहां पर जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए उस लोनलीनेस को खत्म करना, उस चीज को रियलाइज करना लिटरेचर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये क्वियर लिटरेचर जब एक लिटरेरी क्रिटिक के टेबल पे जाएगा तब वहां पर एक अलग तरीका का एनालिसिस होगा, जहां से हम क्वियर लिटरेचर और क्वियर आइडेंटिफिकेशन के थीम्स को आइडेंटिफाई करेंगे उस पर्टिकुलर लिटरेचर में। और अमूमन ये दोनों चीजें अलग होती हैं, और हिंदी में तो ये गैप बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मैं इसी से ये इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा जी। ओके, सॉरी, थोड़ा लैग है हमारी वीडियो में, पर मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, एग्जैक्टली। एक्चुअली मैं इसके बाद रिप्रेजेंटेशन पर आना चाहती थी और हम उस पर आएंगे, लेकिन आपने एक बात जो कही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो बात हमेशा दिल को बहुत छू जाती है, क्वियर लोनलीनेस की बात। कि लोनलीनेस कितना बड़ा कितनी बड़ी दिक्कत भी है, और कितनी हद तक वो एक पावरफुल चीज भी बन सकती है, और कैसे शायद लोनलीनेस ही है जिसको हम एक एस्थेटिक की तरह समझ सकते हैं। तो पहले हम क्वियर एस्थेटिक पे आते हैं, जो कि एक आसान सवाल नहीं है, बट हम साथ में इस पर चिंतन करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपकी कहानी भी है सुशी गर्ल, जब मैंने पढ़ी तो मैंने देखा कि उसमें जो मुख्य पात्र है वो खुद नेसेसरीली क्वियर नहीं है, होमोसेक्सुअल नहीं है, उसके आसपास के लोग हैं। लेकिन जिस तरह से कहानी उसकी पर्सपेक्टिव से सुनाई जा रही है, जितनी जगह उसके इंटरनल मोनोलॉग को दी जा रही है, या जैसे वो विजुअल एलिमेंट के साथ एंगेज करती है अपने आसपास की साइट, वो है जो उसको दिखता है, सुनाई देता है, तो इसमें एक बहुत डिस्टिंक्ट क्वियरनेस है, एटलीस्ट मेरे अंडरस्टैंडिंग में। तो यहीं से शुरू करते हुए कि क्वेयर एस्थेटिक पर आपकी क्या राय है, क्योंकि और एक और तरीके से जो आपने कहा उससे जोड़ते हुए कि हिंदुस्तान में कई क्वेयर लेखकों और एक्टिविस्ट ने ये बात भी उठाई है कि क्वेयरनेस सिर्फ प्यार या शरीर या सेक्सुअलिटी के बारे में नहीं है, क्वेयरनेस गरीबी के बारे में भी है, क्वेयरनेस मजहब के बारे में है, भूख से लड़ने के बारे में है, टॉयलेट जाने की जरूरत से लड़ने के बारे में है, स्टेट से जूझने के बारे में है। तो क्या इस अनुभूति को एस्थेटिक के तौर पर साहित्य में पहचाना जा सकता है और लाया जा सकता है? और क्या क्वेयरनेस से साहित्य के फॉर्म पर, फॉर्मेट पर, उसकी अर्जेंसी पर कोई असर पड़ता है? दो सवाल हैं इसमें।
मैं पहले तो डिस्कोर्स की बात कर लेता हूँ, जो कंटेंट से हमें समझ में आएगी, और फिर मैं फॉर्म की बात करूंगा जो हमें एस्थेटिक से समझ में आएगी। डिस्कोर्स की जब आप बात करते हैं ना, तो हिंदी लिटरेचर में जो डिस्कोर्स की अंडरस्टैंडिंग है वो इसलिए बहुत शैलो है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर कोई मॉडल नहीं है देखने के लिए। आप इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो ग्रीक होमर से चलता आ रहा है, कहीं ना कहीं हमें फिर शेक्सपियर में आता है, फिर तमाम ऑरलैंडो है, तमाम ऐसे नॉवेल्स प्लेज रहे हैं जहां पर होमोइरोटिक एलिमेंट्स अवेलेबल थे। चौसर में भी, कैंटरबरी टेल्स में भी वो क्वियर रीडिंग उसकी करते हैं। तो मैं ये पाता हूँ कि हिंदी में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हमारे पास कोई आधार नहीं है, कोई बेसिस नहीं है जिसके साथ हम एक लिटरेचर को खड़ा कर पाए। तो अभी हम इसीलिए बहुत नेसेंट स्टेज पे हैं, और इसीलिए हम क्योंकि नेसेंट स्टेज पे हैं, इसीलिए हमारा ज्यादा करके लिटरेचर जो है वो अराइवल का होगा। वो अभी अचानक से बाकी सब चीजों की बात नहीं कर पाएगा। वो पहले अभी ये तो चाहता है कि आप उन्हें देखें, आप उन्हें एक्सेप्ट करें, आप ये जान लें कि वो भी इस समाज का हिस्सा है, साहित्यिक परिदृश्य में अगर मैं बात करूं। लेकिन वो अराइवल का भी लिटरेचर अभी इसीलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि हिंदी में अमूमन जो क्रिटिसिज्म की विवेचना करने के जो मानक हैं, जो टूल्स हैं, वो बड़ी कमजोर हैं। और हिंदी के जो राइटर्स हैं, गद्य के राइटर्स, उनमें वो जिन 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 लोगों ने भी, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं जर्नलाइज भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिन जिन लोगों ने ऐसी कहानियां लिखी हैं या ऐसे उपन्यास लिखे हैं, उनमें जेंडर और सेक्सुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा वीक है। अब इसका उदाहरण देने के लिए मैं अगर आप शुरुआत से शुरू करें तो चॉकलेट को बहुत लैंडमार्क किताब माना जाता है, लेकिन चॉकलेट के पीछे पंडित बेचन शर्मा उग्र की सिर्फ ये मानसिकता थी कि वो समाज में एक वेरिएशन को दिखा पाए। मछली मरी हुई जो पहला उपन्यास माना जाता है, चॉकलेट कहानी संग्रह था, मछली मरी हुई में जो मछलियों का वर्णन है, आप अगर उसे बहुत क्लोजली पढ़ें तो आप रियलाइज करेंगे कि वो होमोसेक्सुअलिटी को डेरोगेट करता है। वो उस तरह से कहता है कि वो इच्छाएं जो होती हैं वो आपको मछली बना देती हैं, और वो बहुत ही ग्राफिक सीन्स हैं जो कि बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल हैं अपने आप में। फिर अगर हम आगे आते हैं और कुछ कहानियों की बात करते हैं, कंटेम्प्ररी कहानियों की, कुछ और प्रतीक्षा कहानी है राजेंद्र यादव की जो मुझे लगता है कि बहुत सटीक है, प्रेमचंद की लांछन है, वहां पर रिप्रेजेंटेशन बहुत गड़बड़ है। तो अगर हम आगे कंटेम्प्ररी उस पर आते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे राइटर्स ने होमोसेक्सुअलिटी पर लिखने की तो कोशिश की है, लेकिन उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को अपनी राइटिंग में एक सिर्फ थीम की तरह से यूज किया है। और क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक थीम की तरह से यूज किया है, इसलिए उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक है। रश्मि शर्मा की कहानी है बंद कोठरी का दरवाजा, उसमें रेहान जो है वो होमोसेक्सुअल मैन है, और उसकी शादी बिल्कुल सुशी गर्ल की तरह ही एक स्त्री से हो गई है। और रेहान, जब ये पूरी बात खुलती है तो रेहान जो है वो एक पूरा आत्म प्रवंचना के उसमें जाकर वो ये कहता है कि मेरे साथ मैं बचपन में इस तरह से था, मैं लड़कियों के साथ खेलता था, मुझे लड़कियां इस तरह से बना देती थी, और वो रीजन बन जाता है। फिर वो थेरेपिस्ट के पास जाता है तो थेरेपिस्ट उसे बताती है कुछ भी बात नहीं सुन के कि ऐसे लोग तो नपुंसक होते हैं। फिर योगिता यादव की एक कहानी है मधुमक्खी का छत्ता, वो लेस्बियन कहानी है। वहां पर एक बॉस है जो सुपीरियर बॉस है, देवोमिता सरकार, जो कि लेस्बियन है। अब उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है? दो तरह से। पहली बात कि उसमें से एक ऐसी दुर्गंध आती है जो सिर्फ होमोसेक्सुअल्स को आएगी और किसी को वो दुर्गंध नहीं आएगी, गंध भी नहीं, दुर्गंध। दूसरा, देवोमिता सरकार जो है वो लेस्बियन वुमेन है, वो जबरदस्ती कर रही है एक अपनी ऑफिस की एम्प्लॉय के साथ,
और देबोमिता सरकार का जो पूरा कैरेक्टर है वो इतना नेगेटिव कॉनोटेशंस में क्रिएट किया गया है कि हमें समझ में आ जाता है कि राइटर जो है वो इसके खिलाफ है। मधु कांकरिया की लाडो कहानी है, वहां पर होमोसेक्सुअल कैरेक्टर्स ने सुसाइड कर लिया है, वो पिक्चर से बाहर है, सिर्फ डायलॉग्स में यूज हो। और अगर अगर आप समझें, यहीं से एस्थेटिक और उसकी भी बात समझ में आती है कि किस तरह से आप लैंग्वेज को यूज करके कुछ कैरेक्टर्स को तो एकदम बाहर कर देते हैं और कुछ कैरेक्टर्स को सिर्फ आप एक राइटर का जो कार्डबोर्ड कटआउट है वो बना लेते हैं। और ऐसे तमाम जब मेरी कहानियों की बात हुई, मेरी कहानियों पर, तो ममता कालिया ने कहा कि पंजाब में स्त्री पुरुष जो रेशो है वो बहुत कम है, इसलिए आदमी जब आदमी के साथ रहते हैं तो उनमें होमोसेक्सुअलिटी डेवलप हो जाती है। फिर इंडिया टुडे का विशेषांक आता है, उसमें एक शहादत राइटर है, उनकी कहानी है स्वीकृति। वो कहते हैं कि नागफनी जो है वो उग रही है होमोसेक्सुअलिटी को। तो अब आप ये देखिए कि रिप्रेजेंटेशन इतना वीक है हिंदी साहित्य में कि मैं इसे आहट भी नहीं कह पाता हूं। जी। ओके, तो थैंक यू, आपने बहुत स्पष्ट तरीके से इसको बताया है, ट्रैजेक्टरी जो है हिंदी लिटरेचर की भी। और इसी से रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे पर आते हैं, खासकर जो आपने बात की कि कितनी जगह मिलती है पात्रों को कहानी के अंदर और पात्र कौन है और किस तरीके की भाषा उनके बारे में यूज की जा रही है। तो एक जरूरी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पात्र कौन है, पर ये भी है कि लेखक कौन है। और इस पर मैंने देखा आपके इंटरव्यू में आपने कुछ हद तक अपनी राय पहले भी दी है, लेकिन ये काफी कंट्रोवर्शियल सवाल है साहित्य की दुनिया में, और खासकर इंग्लिश लिटरेचर जिसमें मैं काम कर रही हूँ, तो उसमें चाहे क्वेयर साहित्य हो, वुमेन्स राइटिंग हो, दलित लिटरेचर हो, डिसेबिलिटी लिटरेचर, यहाँ तक कि अब चिल्ड्रंस लिटरेचर पे भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि दुनिया को देखने का और महसूस करने का जो ढंग होता है वो इंसान की करंट स्थिति और उसकी आइडेंटिटी से प्रभावित होता है। लेकिन दूसरी ही ओर ये भी तर्क दिया जाता है कि आइडेंटिटी एक लिमिटेड पॉलिटिक्स है, वो सब कुछ नहीं है। और उसी इंटरव्यू में मेरे ख्याल से आपने भी कहा है कि गुड फिक्शन ट्रांसटेंड्स आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो ये जो लिमिटेड पॉलिटिक्स है और रिप्रेजेंटेशन का भी जो मुद्दा है, वो इतना 1 to 1 नहीं है जितना उसका दावा किया जाता है, जबकि एक सिस्टेमिक तौर पर चेंज आना ज्यादा जरूरी है कि किसके पास पब्लिशिंग की ताकत है या किसके पास पढ़ने लिखने की ताकत है, किसके पास समय की लग्जरी है लिखने की। तो क्वेयरनेस के मामले में, क्वेयर साहित्य के मामले में आपकी क्या राय है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और रिप्रेजेंटेशन पर? देखिए, मैं इसको, पहली बात तो मैंने इस बात का कहीं ना कहीं जवाब पहले ही दिया। एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि क्वेयर लिटरेचर अपनी नेसेंट स्टेज में है, और कभी भी जो लिटरेचर नेसेंट स्टेज में होता है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को ट्रांसेंड नहीं कर पाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रांसेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अभी की बात कर रहा हूं, जो कुछ कहानियां जो ठीक स्तर की इस समय हमारे पास उपस्थित हैं, वो भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ट्रैप को अभी पूरी तरह से ट्रांसेंड नहीं कर पाती है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, जो एक इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है क्वेयर लिटरेचर की, जिसकी जो आपने सवाल में पहले भी बात की, वो ये है कि मेरे लिए क्वेयरनेस एक सेम सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होने से बहुत बड़ा है। वो एक क्वेयर कॉन्शियसनेस है, और उस क्वेयर कॉन्शियसनेस का एक मुख्य मकसद ये है कि हम एक ऐसे ऑल्टरनेटिव वर्ड की जो है वो परिकल्पना कर पाए जहां पर इंसान स्वतंत्रता से रह पाए, जहां पर ये सारे क्रिटिसिज्म आ जाते हैं, सारा जो फैमिली का जो सप्रेशन है, उन सब चीजों से आगे निकलकर क्वेयर लिटरेचर एक ऐसे ऑल्टरनेटिव रियलिटी की बात करने की कोशिश करता है जहां पर ये सारी चीजें जो है वो क्वेश्चन की जाए। इसीलिए क्वेयर लिटरेचर के पास अभी कोई
क्वेयर लिटरेचर के पास इन जनरल कोई मॉडल नहीं होता अपनी एग्जिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए, इसीलिए वो एक कांस्टेंट जो है वो फ्लक्स के स्टेट में रहता है, जिसको साइकोलॉजिस्ट जो है वो होमोसेक्सुअल पैनिक भी कहते हैं। अब क्वेयर लिटरेचर की जो दूसरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि क्वेयर लिटरेचर में डिजायर्स जो होंगी वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट की होती है। डिजायर के थ्रू वो इमेंसिपेशन चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। तो ये बात, ये दोनों ही मुख्य तरीके हैं जिनसे हम समझ सकते हैं। एक तो क्वेयर लिटरेचर में स्ट्रक्चर की समझ बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रक्चर से निकलने की कोशिश है। और दूसरी बात ये, जो कि सेडविक और डोटी और तमाम लोग कह रहे थे, वो ये कि हमें किसी भी लिटरेचर को जो कि लिटरेरी क्रिटिक्स ने हर्मेन्यूटिक्स ऑफ सस्पिशन हमेशा उसको देखा कि लिटरेचर जो है वो हमेशा डेप्थ में है, लिटरेचर जो है वो सरफेस पे जो हम पढ़ रहे हैं वो नहीं है। लेकिन जो डोटी और सेडविक का जो मेजर काम रहा वो रेपरेटिव रीडिंग पे रहा, कि हम जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं उसके सरफेस से भी बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। तो ये दो बातें अगर हम समझें तो मुझे लगता है कि एक लिटरेचर का पूरा वो क्रिएट होता है, एक क्वेयर लिटरेचर का जो एनालिसिस उसको करने का खांचा शुरू होता है। मैं एक एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा। मित्रों मरजानी हिंदी का बहुत प्रमुख उपन्यास है, लेकिन और मित्रों मरजानी मैं इसलिए भी कोट कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी की एक आलोचक थी, फेमिनिस्ट आलोचक, उन्होंने मेरी सुशी गर्ल पे जब आलोचना की तो उन्होंने मित्रों मरजानी की कहानी का जिक्र किया था, इसीलिए भी वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मित्रों सेक्सुअली डिप्राइव्ड है, उसको शी इज नॉट गेटिंग इनफ सेक्स फ्रॉम हर हस्बैंड, वो सेक्सुअल इंटीमेसी चाहती है, वो सब कुछ चाहती है, उसे कुछ नहीं मिल पा रहा है अपने पति से, उसकी वजह से उसमें खींच है। इवेंचुअली नॉवल अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो मित्रों जो है वो एक दूसरे आदमी के प्रति आकर्षित भी होती है, वो सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी मित्रों जो है वो वापस आ जाती है अपने पति के पास। ये जो स्ट्रक्चर में बंद रहने का जो एक पूरा ये है, एक कॉन्शियसनेस है, इसको आज भी हिंदी के जो क्रिटिक हैं वो बहुत पसंद करते हैं। और इसीलिए सुशी गर्ल को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, बिकॉज सबने कहा कि औरत की तो क्वालिटी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक क्वालिटी है कि वो प्रतिदान, वो दान कर देगी, वो अपना न्यौछावर करके अगर उसको पता चल गया है कि उसके पति ने ऐसा कुछ किया है तो वो पति को माफ कर देगी। और इसी बात को वो प्रमोट करते हैं कि यही आदर्शवाद है, यही हमारे परिवार की समझ है और इसी तरह से हमें रहना चाहिए। इसीलिए, और अमूमन ऐसा हिंदी में हो रहा है आजकल भी, कि जिस क्वियर राइटिंग को थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा है वो लिटरेचर एकदम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बिल्कुल करीब है। वहां पर जो होमोसेक्सुअल्स हैं वो अपने आप को असर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो हमेशा एक याचक की मुद्रा में दिखाई देते हैं, और उसी को जो क्रिटिक्स हैं वो प्रमोट कर रहे हैं, जिससे होगा ये कि इवेंचुअली वही उसी के रेप्लिकास जो हैं वो हमारे सामने आते रहेंगे और क्वियर लिटरेचर जो है वो कभी अपनी आगे की स्टेजेस में पहुंच नहीं पाए। जी, तो ये तो हुई क्वेयर एस्थेटिक के मुद्दे पर बात। तो लेकिन क्वेयर रीडिंग जो है, जिसके बारे में मेरे ख्याल से हम कल भी कुछ बात कर रहे थे, कि एक तरफ हमारे पास क्वेयर लिटरेचर है और उसका सवाल जारी है कि कौन उसे लिखता है, उसके अंदर कौन से पात्र हैं, उसके अंदर कैसा एस्थेटिक है। लेकिन अगर हम इस तरीके की क्वेयर रीडिंग, जिसे हम कहते हैं क्वेयर ढंग से पढ़ना, अगर उसको हम अप्लाई करते हैं बाकी के लिटरेचर पे, और वाकई क्वेयरनेस के संदर्भ में भी हम, क्वेयरनेस की थ्योरी ही ये है कि क्वेयरनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों के अंदर है, वो एक चीज है जो सबके अंदर पाई जा सकती है, बिकॉज वो सिर्फ सेक्सुअलिटी के बारे में नहीं है। तो उस तरीके से अगर हम इसी चीज को लिटरेचर में भी जब हम अप्लाई करते हैं तो उसे हम क्वेयर रीडिंग के तरीके से देखते हैं। तो
आपकी किताब पर थोड़ा वापस आना चाह रही हूँ, उसके शीर्षक पर, और जो मैंने पढ़ा कि आपने जिस खूबसूरती से उसको डिस्क्राइब किया कि दिल है या चोर दरवाजा, और कैसे आपने अपने पुराने घर में ऑब्जर्व किया आर्किटेक्चर को। तो चोर दरवाजे को जो एक क्राइम के एलिमेंट्स थे या एक इमरजेंसी के एलिमेंट्स से एसोसिएटेड है, उसको आपने प्यार से या किसी के अपनी अनुभूति के एक्सप्रेशन से आपने एसोसिएट किया। मेरे मानने में ये भी एक क्वेयर रीडिंग है, और क्वेयर रीडिंग का शायद एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग होता है। वो रीडिंग कुछ हद तक ऐसी होती है जो हमने पहले कभी देखी नहीं थी, कुछ नया होता है, वही उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप प्लीज इस पे थोड़ी रोशनी और डालिए कि आपके अंडरस्टैंडिंग में क्वेयर रीडिंग क्या है, और कैसे हम बाकी एग्जिस्टिंग लिटरेचर। हाँ, मैं वही बात कर रहा था सेडविक डोटी की कि किस तरह से हम रीडिंग कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कोई राइटर, अब मित्रों मरजानी अपने आप में एक बहुत ही लैंडमार्क नॉवल माना जाता है, लेकिन अगर मैं उसकी क्वेयर रीडिंग करता हूं तो मैं उसे बहुत डेफिशिएंट पाता हूं, बिकॉज अगर क्वेयरनेस का जो इनहेरेंट अंडरस्टैंडिंग है वो एक अपने अपनी एक अपनी एग्जिस्टेंस को क्रिएट करना है और अपनी एग्जिस्टेंस में खुश होना है। जब तक वो ऑल्टरनेट एग्जिस्टेंस का क्रिएशन नहीं हो पाता है, इसीलिए मित्रों मरजानी मेरे लिए कोई खास बड़ा उपन्यास नहीं बन पाता है। सिर्फ एक फैक्ट ये जरूर है कि वो सेक्सुअल रिप्रेशन को उस समय का दिखा रहा था, और 1960-70 के दशक में जब वो लिखा गया तो वो एक बड़ी बात थी। लेकिन उस सेक्सुअल रिप्रेशन से क्या कुछ सिंथेसिस हुआ, देखिए यही क्वियर रीडिंग है कि डिजायर से जो सिंथेसिस होता है, जो डिजायर का जो तपिश है, जो उसकी एगनी है, जो एंग्विश है, वहां से जो सिंथेसिस होता है वही क्वियर रीडिंग का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब अगर मैं ब्यूटी के एक एग्जाम्पल से आपको क्वियर रीडिंग का वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर ब्यूटी को हम देखें, जो कि सुशी गर्ल में भी आपने पाया होगा कि ब्यूटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सोसाइटी ने सेट कर दिए हैं, और ब्यूटी जो है वो हमेशा एक तरह से फेमिनिस्ट क्रिटिक में भी अगर हम पाते हैं तो ब्यूटी को, औरतों की ब्यूटी को खासकर दूसरे के संदर्भ में, यानी कि आदमी की नजर से ही हमेशा देखा गया, और वो इतना इनग्रेन हो गया औरतों में कि वो औरतें यही समझने लगी कि वो उनकी आंतरिकता का प्रतिबिंब होने की बजाय वो किसी दूसरे की गेज का जो है वो सिर्फ एक प्रति उसकी एक प्रति छाया है। तो और अगर हम ब्यूटी के स्ट्रक्चर्स को, अभी सविता सिंह की कविता की किताब आई है, वासना एक नदी का नाम है। तो वासना एक नदी का नाम में जब आप एक कविता है मनोरम, मैंने उसकी लगभग क्वेयर रीडिंग करी, और उसमें क्या होता है कि वो पंक्तियां ऐसी हैं कुछ कि वो सुबह वो स्त्री जगी, उसने अपने आप को शीशे में देखा और उसने कहा मनोरम, आहा मैं ही सुंदर हूं। तो ये जो एक वैलिडेशन की चाह, जो पितृसत्ता की वैलिडेशन की चाह से निकलकर असर्शन है अपनी आइडेंटिटी का, वो असर्शन ही मुझे लगता है क्वियर रीडिंग है। अगर आप एलिस वॉकर के द कलर पर्पल में जाएं तो आपको समझ में आएगा कि जो मेन कैरेक्टर है वो कितनी बदसूरत है, उसकी नाक चपटी है, वो बहुत ही बदसूरत है, लेकिन इवेंचुअली उसका जो क्वियरनेस में डिसेंट है, वो अपने लिए जो कपड़े सिलती है वो एक पूरी फ्लैम्बॉयंट बनती है, और वो उसी में अपने आप को सुंदर देख पाती है। यू नो, आप पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे देखें। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्वियर अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट अंडरस्टैंडिंग की ही क्लोज जाती है इस पर्टिकुलर ब्यूटी के पैरामीटर में, कि हम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को असर्ट कर पा रहे हैं। और पुरानी बात से जोड़ते हुए ये भी समझ में आता है कि इस आइडेंटिटी के असर्शन को हिंदी के आलोचक बिल्कुल पचा नहीं पा रहे हैं। रोहिणी अग्रवाल कहती हैं कि
वो कल्चर है ये। फिर एक राजकुमारी शर्मा साहित्य कुंज में कहते हैं कि एड से आयातित संस्कार है, जबकि समालोचन पे जो मेरी कहानी है, अच्छा आदमी था, अगर आप उसे पढ़ें तो आप रियलाइज करेंगे उसके लिए मेजर क्रिटिसिज्म यही था कि इसमें इतना ओवर्ट सेक्सुअल कंटेंट है कि हम झेल ही नहीं पा रहे। तो क्वियर एस्थेटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सेक्सुअलिटी को सेंटर स्टेज में लाएगा और वो इस बात की पड़ताल करेगा कि क्वियरनेस जो है वो सेक्सुअलिटी से कितनी तरह से फॉर्म होती है। इसी में एक कैवियाट ये जरूर है कि हिंदी कविता में भी मैं ये बात नोटिस कर पा रहा हूं और तमाम लिटरेचर में भी ये कि हर चीज जो सेक्सुअल ट्रॉमा है, जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उसे जस्टिफाई करने के लिए उसको जस्टिफाई करते हुए होमोसेक्सुअलिटी को असर्ट कर दिया जाता है, जबकि ये दो डिस्पैरेट चीजें भी हो सकती हैं। तो जो एक ये पूरे लिटरेचर में आप पाते हैं कि हिंदी के राइटर्स अभी उस एजर्शन से इतना डरते हैं कि वो किसी ना किसी रीजन से होमोसेक्सुअलिटी के रीजन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वो जो एक स्वायत्तता है बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह से, वो स्वायत्तता आने में अभी बहुत समय हमें लगेगा। और जो आपने एक फ्लैम्बॉयंसी की बात की, तो एक यूसुफ कोमियोंका की एक कविता है जिसके थ्रू मैं शायद आपको एस्थेटिक की थोड़ी बहुत जानकारी है, फ्लैम्बॉयंस की थोड़ी बहुत समझ दे सकूं, कि जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है वो भी एक अंडरस्टैंडिंग में असर्शन का तरीका हो सकता है। जैसे आप बात कर रहे थे कि किस तरह से क्वियर लिटरेचर की रीडिंग अपने आप में एक प्रिविलेज की बात है, तो उस प्रिविलेज को तोड़ने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो यूसुफ कोमियंका की जो पोएम है, एक सिंपल लाइन हो सकती थी, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू स्वीट हार्ट। कविता में जो मुझे लगता है कि अपने आप में ही एक ट्रांसग्रेसिव फोर्स है, वो कहते हैं, फॉर यू स्वीट हार्ट I'll ride back down into the black smoke early Sunday morning, cutting fog, grab the money sack of gold teeth. तो ये जो एक इन्वर्जन है, ये सेंटेंसेस जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं, लेकिन ये डिजायर को बहुत क्लोजली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा, यू नो, द वे यू लुक एट मी विद डिजायर, आई थिंक दिस इज कॉल्ड लव। और मुझे लगता है कि अभी हिंदी साहित्य को इस डिजायर के एक्सेप्टेंस में अभी बहुत देर है। बिल्कुल, आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स उठाए, जिसमें से एक चीज मैं और थोड़ा स्पष्ट तरीके से रखना चाहूंगी कि क्वेयरनेस या क्वेयर लिटरेचर कई बार वो चीजें करता है और उस पर कई बार जो एलिगेशन लगाई जाती है वो चीजें ऑलरेडी हमारे समाज में होती है। दिक्कत सिर्फ तभी आती है जब उसे क्वेयर ढंग से किया जाता है या क्वेयरनेस की बात आती है। जैसे आपने कहा कि सेक्सुअलिटी को सेंटर स्टेज में लाना, तो ऐसा तो नहीं है कि सेक्सुअलिटी या डिजायर सेंटर स्टेज में नहीं है लिटरेचर में, पर जैसे ही उसमें क्वेयरनेस इंक्लूड हो जाती है, जैसे हम कहते हैं कि हमें डिजायर अपने तरीके से करना है या हमें सेक्सुअलिटी अपने तरीके से करनी है, वहां दिक्कत आ जाती है। या एक चीज जो मुझे पर्सनली भी बहुत इस बात से आपत्ति है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा एक बहुत बड़ी दिक्कत है पूरी दुनिया में और इंडिया में खासकर की। लेकिन चाइल्डहुड ट्रॉमा से हमारे सभ्य समाज को तभी दिक्कत होती है अगर उसका एक रेपरकशन होमोसेक्सुअलिटी हो सकता है। तो बच्चों को जितना मर्जी मारिए, लेकिन अगर उसके उस वजह से या किसी सेक्सुअल ट्रॉमा की वजह से हम कुछ भी, एक तो कोई तरीका नहीं है प्रूव करने का कि कोई क्यों सर्टेन सेक्सुअलिटी फॉलो करता है या प्रूव करता है, बट अगर कोई कोरिलेटिव ढूंढा भी जा सकता है तो सिर्फ तभी आपको ट्रॉमा से दिक्कत है हमारे समाज में। तो ये तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए। थोड़ा हमारा समय निकला जा रहा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कुछ पढ़ें। साथ साथ मैं ये भी चाह रही थी कि कोई फॉलोअर्स अगर कुछ सवाल पूछना चाहे या ज्वाइन करके सवाल पूछना चाहे, वैसे तो थोड़ा हमें केयरफुल भी रहना पड़ेगा क्योंकि कुछ अभद्र टाइप के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि किसको लिया जा सकता है किसको नहीं, पर 1-2 मिनट हम दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज तुरंत पूछिए चैट में।
और अगर आप सीरियसली ज्वाइन करके तमीज से बात करना चाहते हैं तो वो भी बताइए। और इतने कमेंट्स आ रहे हैं तो एक इम्पोर्टेंट बात और जो मुझे लगता है कि हिंदी में बहुत तरह से क्वेयर रीडिंग हो सकते हैं। मुझे उर्वशी हमेशा बहुत हॉन्ट करती रही है। उर्वशी एक कहानी है एक राजा की और एक लव स्टोरी है एक राजा और एक परी की। और कहीं ना कहीं वो जो परियां हैं वो पूरी तरह से बात कर रही हैं कि किस तरह से महिलोक जो है उस पे तमाम दिक्कतें हैं और तमाम परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी वो जो उर्वशी है वो राजा से प्रेम करने लगती है। और वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, दो पल के लिए ही चाहे मानव धधक धधक जीता है। और मुझे लगता है कि वो जो धधक धधक के जीना है वही एक होमोसेक्सुअल वे ऑफ लिविंग है, दैट अंडरस्टैंडिंग इज द बेसिस। जो कि बस मैं यही कहना चाह रहा था कि हिंदी साहित्य में ऐसी तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं क्वेयरनेस को अंडरस्टैंड करती हैं, बट हाँ उनको उस तरह से लाना जरूरी है सामने। कमेंट आया है सुयश के द्वारा एक माधव बाग के बारे में। ये नाटक 1980 के आसपास लिखा गया है शायद, ऐसा वो कह रहे हैं। सुयश, क्या आप ज्वाइन कर कर कोई सवाल करना चाहेंगे या कुछ बात करना चाहेंगे? एक और कमेंट आया है हिंदी लिटरेचर के, एक सेकंड। क्या आप भी देख पा रहे हैं कमेंट्स को? जी जी मैं देख पा रहा हूँ, जी जी। रीडर्स और क्रिटिक करने वालों में भी थोड़ा मृत इतिहास में जीने की इच्छा दिखती रहती है। इसका एक कारण क्या आज की राजनीति भी हो सकती है? ये सवाल आप लेना चाहेंगे? हाँ, चित्तजीत तो खुद ही इन सब चीजों से वाकिफ है। मुझे लगता है कि अभी एक और उदाहरण से मैं इसे समझा देता हूँ। अंजलि काजल एक राइटर हैं जिस पर मैंने भी लिखा और चित्तजीत ने भी लिखा। और दलित लिटरेचर से वो हमेशा लगभग गायब रहे। उनको कभी हिंदी में जगह नहीं मिली और उनको वो हिंदी की राइटर रही, 25 साल तक उन्होंने हिंदी में लिखा। लेकिन जब उन्हें पेन अमेरिका मिला और उनकी किताब इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई, तब वो जो है वो एक परिदृश्य में सामने आई। तो हिंदी लिटरेचर की ये जो पॉलिटिक्स है ये बहुत ही डैमेजिंग पॉलिटिक्स है और ये तमाम ऐसी चीजों को दबाने की कोशिश करती रहती है। मैंने वही कहा कि ये लिटरेचर ऐसे लिटरेचर को प्रमोट करेगी जहां पर होमोसेक्सुअल जो है वो एक माइनॉरिटी उसमें दिखाई दें, वो कहीं ना कहीं याचक हों, वो कहीं ना कहीं सबमिसिव हों, वो बस रोते पीटते रहें। उसी तरीके के लिटरेचर को ये समझ सकते हैं और उसको तमाम शब्दों से जोड़ देते हैं, संवेदना और तमाम सहानुभूति समानुभूति और तमाम शब्दों से। लेकिन वो अटर क्रैप है और उसमें से बहुत सारी चीजें इवेंचुअली जो है वो वेस्ट बास्केट में जानी चाहिए। लेकिन वो कभी होगा नहीं क्योंकि हिंदी का जो कम्युनिटी है वो इतनी गेट केप्ट है। और उनके पास दूसरी बात यह है कि क्वेयर लिटरेचर, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इंग्लिश लिटरेचर में हर लिटरेचर का इन्फिल्ट्रेशन है, हर प्रांत, हर देश, हर कॉन्टिनेंट के। हिंदी में कोई परमिशन होता ही नहीं है। तो अगर कोई ऐसी किताब जब तक आपके पास होगी ही नहीं तो क्रिटिक्स कभी उसका वो ही नहीं करने वाले। और वो किताब ना होने के बहुत सारे रीजंस हैं कि पब्लिशर्स वो किताब को छापना नहीं चाहेंगे। अब बड़े बड़े प्रकाशन से ऐसी किताबें आई हैं जो बहुत रिडक्टिव आइडेंटिटी जो है वो होमोसेक्सुअलिटी की प्रेजेंट करती हैं और उसी में सब लोग खुश रहते हैं क्योंकि वो अपना एक ब्रैकेट टिक कर देते हैं कि हमने होमोसेक्सुअल लिटरेचर छापा, लेकिन उससे कितना रिप्रेजेंटेशन हुआ ये कोई नहीं जानता। एक फॉलोअर ने ज्वाइन किया है सुयश, उनसे भी हम सुन लेते हैं। सुयश, लेकिन प्लीज 2 से 3 मिनट में रखिएगा अपनी बात। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, वही मेरा एक ऑब्जर्वेशन था। और जो मुझे लगता है लिटरेचर में क्वियर लिटरेचर के किसी भी पहले पीस से मैं पहली बार मुखातिब हुआ था, वो एक माधव बाग था और उसकी स्टोरी रीडिंग ही होती है, वो एक मोनोलॉग की रीडिंग होती है। और वो मुझे लगता है अभी पब्लिश भी कहीं पर नहीं हुआ है। वो एक मुंबई की ही एक आर्टिस्ट है, वो उसको परफॉर्म करती हैं, वो रीडिंग करती हैं बैठ के, एक्टिंग भी नहीं करती हैं। तो उसमें एक माँ की कहानी है, माँ के पर्सपेक्टिव से उसके बेटे की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने की कहानी है कि एक हेटेरोसेक्सुअल माँ
के ऊपर कितना बड़ा चैलेंज होता। और एक लेखक की तरफ से भी उसमें उस मोनोलॉग के उसमें वो पुट था कि वो मोनोलॉग जब एंड हो रहा होता है तो एक जगह पे ये आता है कि मेरे बेटे ने जिंदगी से सारी चीजों से तंग आकर के सुसाइड कर लिया। फिर वो कहानी रोकती है वहां पर, और कहानी रोक करके कहती है कि हाँ, हर कोई लेखक तो यही करेगा ना, अब वो अपना तो पा नहीं रहा अपने बेटे को, तो वो मार डालेगा कहानी में, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं फिर से कहती हूँ, मैं अपने बेटे से मिली और हमने फिर से वो पकोड़े बनाए, बारिश में मुंबई की बरसात देखते हुए हम लोगों ने चाय पी और कप। तो एक बहुत अच्छा वो है, और वो जब पब्लिश होता है तो हम सब लोग उसको पढ़ेंगे, उसका इंतजार है। मुझे भी बहुत इंतजार है। और जी, नहीं ये बहुत एक माधव ये बाग है वो। अंडरस्टैंडिंग बहुत, ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और इसी तरह से आप फ्रेंच लिटरेचर में, फ्रेंच क्राइम लिटरेचर में क्रिमिनल जो है वो होमोसेक्सुअल्स को बना दिया है। सो यू नो दे फाइंड वेज, तरीके ढूंढ के वो ऐसे ऐसे मेथड्स यूज करेंगे जिसको हम एस्थेटिक्स कह सकते हैं, फॉर्म के तरीके यूज करेंगे कि आप किसी होमोसेक्सुअल की आइडेंटिटी को वो कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, उसको क्रिमिनल दिखा दीजिए। तो ये बहुत तरह से, जैसे मैंने वो योगिता यादव की कहानी का एग्जाम्पल लिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर ये दिखाई पड़ता है कि क्योंकि जो राइटर जो है वो अभी उसको एम्पथाइज नहीं कर पाया, वो सिर्फ दूर से देख के वो उसको एक टॉपिक की तरह लिख रहा है। इसीलिए वो कहीं ना कहीं जो एक्सेप्टेंस है, जो प्योर एक्सेप्टेंस है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रह जाती है। थैंक यू सो मच सुयश, इस कहानी का मुझे इंतजार रहेगा। सुयश थैंक यू। अगर एक और कोई सवाल पूछना चाहे या ज्वाइन करना चाहे। काफी सारे रिक्वेस्ट तो आ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिसर्निंग तरीके से ऐड करना चाह रही हूँ, अगर थोड़े लोग पता ही हो। किंशुक, आपको कोई दिख रहा है सवाल पूछता हुआ जिनको आप जानते हैं कि वो थोड़ा सीरियस पूछेंगे? सांस्कृतिक रूप से उद्वेलित भारतीय हिंदी लोककृत में क्वेर प्रश्नों का किस प्रकार सम्मानजनक उत्तर दे सकता है, इससे क्या आशा की जा सकती है? साहित्य में विचारधारा की लोमड़ी ने इसे जंगल की तरह भगा दिया है। हिंदी साहित्य सरहदें यानी माइंड बॉर्डर का शिकार है। एग्जैक्टली एक ये है, सांस्कृतिक रूप से उद्वेलित भारतीय हिंदी लोककृत में क्वियर प्रश्नों का किस प्रकार सम्मानजनक उत्तर दिया जा सकता है, इससे क्या आशा की जा सकती है? मुझे लगता है कि सम्मानजनक अपने आप में एक बहुत ही क्वेश्चनेबल ये है, किसको आप सम्मान कहते हैं? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में तो एक सवर्ण महिला का एक दलित पुरुष के प्रति आकर्षण को भी विभत्स रस बताया गया है। तो आप किसको सम्मानजनक कहते हैं और किसको आप ब्यूटी कहते हैं, किसको आप सुंदरता कहते हैं, ये सब बातें तो बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। अगर कुछ क्लैरिटी से इस सवाल को पूछा जाए, और मुझे लगता है कि और तो कोई तरीका नहीं है। अभी सुयश ने बताया और चित्तजीत ने लिखा भी है, शायद मोना अम्बे गांवकर जो है वो उसका रीडिंग करती हैं। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि चेतना डेवलप होगी और एक सुचारू सिस्टम जहां पर क्रिटिसिज्म हो पा रहा है, जहां पर ऐसी वॉइसेस को आवाज मिल पा रही है, जब तक वो सब नहीं होगा तब तक लिटरेचर में पेनिट्रेशन हो पाना बहुत मुश्किल है। चाहे तो अपनी बात आगे भी बढ़ा सकते हैं इस कार्यक्रम की। आवाज नहीं आ रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, तो मेरा एक सवाल ये रहा है कि हम जब भी लोकवृत्त की बात करते हैं, पब्लिक स्फीयर की बात करते हैं, तो उसमें लेखकों और रचनाकारों का आपसी सोशलाइजेशन हमेशा से
बात का विषय रहा है कि कैसे वो एक समय में कॉफी हाउस में मिल रहे हैं, कैसे वो अलग अलग संगठन बन रहे हैं और उनका आपसी जो बात करने का कुछ ठिकाने रहे हैं, कुछ जगह रही है। लेकिन जब हम लोक नृत्य में क्वीर प्रवेश पाते हैं तो क्या क्वीर के लिए भी वो स्पेसेज उतने ही सहज है? और हम इसी दौर में देखते हैं कि एक इंटरनेट भी आ रहा है और एक डिजिटल स्पेस भी बन रहा है। तो उस फिजिकल स्पेस जो पहले से स्थापित रहे हैं और एक कंफर्टेबल डिजिटल स्पेस में क्वीर अपनी अनुपस्थिति कहाँ सहज महसूस कर पाते हैं? ये हालांकि बहुत व्यक्तिगत सवाल भी है, लेकिन मूल सवाल यही है कि एक क्वीर लेखक जो स्टेब्लिश पहले से लेखकों की जमात है, उसमें सोशलाइजेशन करने के लिए कहाँ जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि मैं इसका आंसर इस तरह से देता हूँ। जिन्सबर्ग, एलन जिन्सबर्ग का नाम तो शायद अब सब लोग जानते हैं। हम लोग जिन्सबर्ग एमएफए पढ़ा रहे थे और जिन्सबर्ग ने एमएफए के अपने स्टूडेंट्स को एक दिन पढ़ाते पढ़ाते बोला, फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आई एम जस्ट अ कॉकसकर। मुझे लगता है कि इस बात से हमेशा मैं इस बात को जब भी सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि एलन जिन्सबर्ग जो कि अपने प्राइम पर थे उस समय और एमएफए को पढ़ा रहे थे और वो एक टीचर की हैसियत से ये बोल रहे हैं कि इस क्लास के अंदर मैं सिर्फ एक टीचर की तरह, मैं एक पोइट की तरह एग्जिस्ट करता हूँ, बाहर की दुनिया के लिए मैं सिर्फ एक कॉकसकर हूँ। एथर्टन लिन का एक ग्रांता के सौजन्य से, मतलब ग्रांता पब्लिकेशन से उनकी एक किताब आई थी जहां पे एथर्टन लिन कहते हैं कि गे बार्स इज द ओनली प्लेस दैट आर अवेलेबल फॉर गेज टू सोशलाइज। अब आप जो सवाल कर रहे हैं वो लेखक होने का सवाल है, जो कि हिंदी के लेखक होने का सवाल है। तो मुझे नहीं पता कि वो स्पेस कहाँ है। मैं सच में नहीं जानता वो स्पेस कहाँ है। और मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोग पाए हैं जो मेरे सामने आकर ऐसे तमाम हिंदी के राइटर्स का ये करते हैं कि वो उनका ऐसा ये जो एक आइडेंटिटी का ये जो गॉसिप क्रिएट होता है कि हाँ इसने ऐसा लिखा था, हाँ इसने वैसा लिखा था, कहीं ये ऐसा तो नहीं, कहीं ये वैसा तो नहीं। तो ये जो स्पेक्यूलेशन जो एक चलती रहती है, और जो इस स्पेकुलेशन, इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो जिन भी राइटर्स ने कुछ लिखने की कोशिश की और जो कॉन्टिन्यूसली लिख रहे हैं, वो हमेशा एक थ्रेट का सामना जरूर कर रहे हैं कि हिंदी का समाज पता नहीं उन्हें किस नजर से देख रहा है और उन्हें किस नजर से एक्सेप्ट कर रहा है। मैं इस बात के लिए बहुत ग्रेटफुल हूं कि मेरे साथ उस तरीके के प्रॉब्लम्स नहीं आए। हालांकि अभी भी मैं नहीं जानता हूं कि एक वृहद परिदृश्य में मुझे किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। दूसरा, इंटरनेट की बात, तो इंटरनेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम की तरह से उभर रहा है किसी भी सेक्सुअलिटी, किसी भी डिस्कोर्स के लिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स वो एक आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने का एक तरीका तो बनी है, एसर्ट करने का तरीका तो बनी है, लेकिन उससे आगे वो क्या कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि क्वियर सर्कल्स जो हैं उनमें पेट्रियार्की बहुत जबरदस्त है और उसको क्वेश्चन करने की बहुत जरूरत है। वहां पे पूरा एलिटिज्म है, वहां पे पूरी प्रेस्टीज की बात है। वो जिस तरह से हम अमेरिका या यूके में हम वाइट हेजमनी की बात करते हैं, यहाँ पर ब्राह्मणिकल हेजमनी या एक पेट्रियार्कल अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर पार्टनर के लिए आप एक पर्टिकुलर तरह से दिखने चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर तरीके के शौक होने चाहिए, आपके पास उतने पैसे होने चाहिए। इवन जो अंडरस्टैंडिंग है टॉप्स और बॉटम्स की, वो सारी की सारी पेट्रियार्की से ही तो अटेन की गई है। तो ये बहुत मुश्किल है कि मतलब इसीलिए इनिशियली जब एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन हुआ तो वहां पर डिस्टिंक्शन किया जाता था, वहां पे कहा जाता था कि होमोसेक्सुअल और गे जो है वो अलग अलग लोग हैं। होमोसेक्सुअल मतलब जिसकी होमोसेक्सुअल टेंडेंसीज है, सेक्सुअल टेंडेंसीज। लेकिन
गे जो है वो एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, जिसके लिए क्वेयरनेस एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, जिसे बेल हुक्स कहती हैं कि क्वेयरनेस इज माय पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। तो वो एक डिस्टिंक्शन जो है वो बहुत मुश्किल है, और इसीलिए जैसा कि आयना ने शुरुआत भी किया था कि लोनलीनेस जो है वो एक परवेडिंग फैक्टर है। अगर आप क्वियर है और उसके साथ साथ आप इंटेलेक्चुअल हैं, वो स्पेसेस बहुत ज्यादा श्रिंक करते हैं, और हिंदी में तो शायद वो ना के बराबर है। नहीं तो अभी तक ऐसा ना होता कि हमारे पास इतनी मुट्ठी भर कहानियां या कुछ इक्का दुक्का उपन्यास जो वो होते इतने बड़े साहित्य में। आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है ना? बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ भाई। मैं कह रही थी कि यहाँ पर क्या फिर हम खत्म कर सकते हैं अपने आज का लाइव? हाँ 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 आवाज आ रही है ना? हाँ। खत्म तो करते हैं, पर बस एक मतलब किस नोट पे हम खत्म करें। तो काफी थीम्स हमने आज देखी, और बहुत सारे बहुत जरूरी मुद्दे उठाए गए, लेकिन बार बार जो थीम आती है जब भी हम क्वेयरनेस की बात करते हैं, बीमारी की, मौत की, सुसाइड की, और उसी से हमारा मृत इतिहास या हमारा मृत साहित्य, उस सब की बातें जुड़ती हैं। तो इस नोट पे हम खत्म करते हैं कि हम जिंदा हैं, और क्वेयरनेस हर जगह है, और हमारा इतिहास जिंदा है, हमारा साहित्य भी जिंदा है। और एक जीवित साहित्य का मतलब ही ये है कि वो हमेशा ओपन होना चाहिए, और उसमें हमेशा चीजें जुड़ती रहें, और उसको हम हमेशा नए ढंग से देखते रहे। तो किंशुक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें बहुत सारा टाइम दिया, और थैंक यू। कुछ कमेंट्स हैं जो हम नहीं ले पाए, तो आगे भी इसके बारे में फिर कॉन्वर्सेशन होती रहेगी। तो थैंक यू सब लोग, गुड नाइट।